हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो बिहार शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम बुक से प्रैक्टिस सेट लिया गया है। ये आपके 11th-12th यानी पीजीटी लेवल में जिन लोगों ने बायोलॉजी माध्यम से यानी जंतु विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना देरी किए हुए अपने प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया है सेलुलोज, ऑप्शन सी है मंड और ऑप्शन डी है सुक्रोज। और ऑप्शन ई है इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम सेलुलोज के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी सेलुलोज का पाचन मानव में क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मानव में है सेलुलोज पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कोई भी जीवाणु नहीं होता है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के आंत में, इसलिए सेलुलोज का मनुष्य पाचन नहीं कर सकता है। सेलुलोज का जो पाचन है वो जुगाली करने वाले जानवरों के शरीर के अंदर होता है। यानी जो जुगाली करने वाले जानवर कौन से होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। यानी इनके जो है आंत में एक जीवाणु पाया जाता है जो सेलुलोज का अच्छी तरीके से पाचन करता है। और मानव में जो है सेलुलोज किसका कार्य करता है, तो वो आहार नाल की सफाई का कार्य करता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका रोल होता है, पेट को साफ करने में वो मदद करता है। तो इसलिए मानव जो है, मानव कभी भी पाचन होने वाला एंजाइम नहीं है, तो वो सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं। मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है लसिका, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है रक्त और ऑप्शन डी है सीरम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं वो जलीय विलयन से घिरी होती हैं, तो इसमें जलीय विलयन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सर्कल ऑफ विलिस के माध्यम से रक्त प्राप्त करती है? तो हाइपोफाइसिस है या थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी है अग्न्यास है, ऑप्शन नंबर डी है एड्रिनल ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक में से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हाइपोफाइसिस जो है, हाइपोफाइसिस ग्रंथि सर्कल ऑफ विलिस के द्वारा रुधिर को ग्रहण करती है। और हाइपोफिसिस को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, यानी ये पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम जो है हाइपोफिसिस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख का केंद्र बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? तो ऑप्शन ए है मिडुला, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम, और इनमें से कोई नहीं है इनमें से एक में से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस होता है वो भूख का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा समस्थानिक में इनका बहुत महत्व होता है। और शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरण के उद्दीपनों की संवेदी सूचनाएं भी इन्हीं के कारण आती जाती हैं। और इनके अतिरिक्त इनमें परासरणी दाब तथा हार्मोन्स की मात्राओं में संवेदित होने का केंद्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज करती हैं? तो ऑप्शन ए है एसिल एसिटिल कोलिन के श्रावण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। इसमें डोपामाइन जो दिया है, डोपामाइन के ऊपर नॉर एड्रेनालिन दिया है के श्रावण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किस एंजाइम के द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए है यूरिएज, ऑप्शन बी है ग्लूटेमिनेज, ऑप्शन सी है आर्गिनेज और ऑप्शन डी है एस्पार्टेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में आर्नाथ्रिन चक्र के द्वारा होता है, यानी आर्निथिन जो चक्र होता है लीवर में उसके द्वारा संपन्न होता है यूरिया का निर्माण। और आर्गिनेज एंजाइम यूरिया निर्माण में सहायक करता है। तो आर्गिनेज इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्गिनेज इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक कणिका युक्त नहीं है। ऑप्शन ए है मोनोसाइट, ऑप्शन बी है बेसोफिल, ऑप्शन सी है इसिनोफिल्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल्स। तो जो WBC होता है, हमारी ब्लड कार्पोसेल्स कितनी होती हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो जो WBC होती हैं तो उसमें एक कणिका युक्त पाई जाती है, एक अकणिका युक्त पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कणिका युक्त जो होती हैं, यानी जो कणिका युक्त होती हैं वो हो जाएंगी हमारी न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी, बेसोफिल्स हो जाएंगी और स्नोफिल्स हो जाएंगी। और अकणिका युक्त में जो पाई जाती हैं तो वो मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मोनोसाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये अकणिका युक्त है, ना कि कणिका युक्त। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की तुलना में निम्नलिखित में से किसकी हीमोग्लोबिन के लिए अधिकतम समानता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्रावित करती हैं। तो ए ऑप्शन है सभी श्वेताणु, और बी ऑप्शन है सभी लिम्फोसाइट, सी ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, और डी ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो प्रतिरक्षा को स्रावित करती हैं, यानी ये WBC का भाग है। जो अकणिका युक्त भाग होता है तो उसमें बी लिम्फोसाइट पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी यानी बी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमेरेज एंजाइम रूपांतरित करता है। तो सक्सीनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, या फ्यूमेरिक अम्ल या मैलिक अम्ल, या फ्यूमेरिक अम्ल या मैलिक अम्ल, या फ्यूमेरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्यूमेरेज जो एंजाइम रूपांतरित करता है तो वो फ्यूमेरिक अम्ल मैलिक अम्ल में करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल से भी कम किशोरावस्था की बालिकावस्था के दंत सूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 21, 32, 21, 23 और 21, 20 और 21, 22। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं जब किशोरावस्था के बाद की बात करें, यानी युवावस्था यानी प्रौढ़ावस्था की बात करें तो उसमें 21-23/21-23 फार्मूला होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है किशोर अवस्था की बालिका के दंतसूत्र, यानी 17 साल से भी कम वर्ष की आयु है उसकी, तो उसका जो एडल्ट वाला जो टीथ होता है तो वो उसमें डेवलप नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 21-22/21-22 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्न्याशय स्रावित करता है। ऑप्शन ए है पेनक्रियोजाइमिन और एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और सोमैटोस्टैटिन और एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमैटोस्टैटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अग्न्याशय में जो डेल्टा कोशिकाएं द्वारा सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यानी अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, तो इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित होते हैं। तो इससे जो है एक अल्फा और एक बीटा और एक डेल्टा सेल होती है। तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है और अल्फा सेल से ग्लाइकोलिसिस, और जो डेल्टा होती है यानी तीसरी जो सेल होती है डेल्टा सेल, उससे सोमैटोस्टैटिन जो है नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो अल्फा और बीटा दोनों को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु प्राय ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न के रूप में संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन ए है वसा यानी फैट्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, क्योंकि जंतु प्राय ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को कार्बोहाइड्रेट और वसा पोषकों के रूप में संग्रहित करते हैं।
तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट दिया ही नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में भी प्रति ग्राम ऊर्जा की मात्रा होती है, बट कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा होती है, तो इसलिए 4 किलो ऊर्जा होती है, जबकि वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दिया नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी ऊपर युक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, और ऑप्शन बी है लाइपेज, और ऑप्शन सी है रेनिन, और ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी जो रेनिन होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है केवल शिशुओं के जठर रस में मौजूद एंजाइम, ना कि वयस्क मानव में, इसलिए हम रेनिन एंजाइम के साथ चले जाएंगे। ये जो रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं, ये तीनों ही प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम हैं, यानी रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करते हैं, और जो ट्रिप्सिन होता है वो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है, और लाइपोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब रेनिन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1600 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता सर्वाधिक 1600 घन सेंटीमीटर सीसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 1859 में प्रकाशित पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है वेलेस, ऑप्शन सी है ओपेरिन, और ऑप्शन डी है डार्विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डार्विन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1859 में छपी पुस्तक जो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के रचयिता डार्विन थे। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है दीर्घ विकास, ऑप्शन बी है महाविकास, ऑप्शन सी है सूक्ष्म विकास, और ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे, यानी सूक्ष्म विकास। इसके अंतर्गत प्रजाति जो विविधीकरण सूक्ष्म विकास का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनसंख्या के छोटे छोटे परिवर्तन का उत्पादन करता है, तथा महाविकास को नई प्रजातियों के समूह के गठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले मिलर ने अमीनो संश्लेषण से संबंधित अपने परीक्षण 1953 में इन गैसीय मिश्रण का प्रयोग किया, तो कौन कौन से गैसीय मिश्रण थे? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया है तो वो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो ए बी सी तीनों में ही हमारे नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे हम। इसमें दिया है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, तो यही तीनों का प्रयोग किया था स्टैनले मिलर जो है अपने परीक्षण में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रयोग किया था, इसलिए आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पूर्वावस्था का अर्थ है नए लक्षणों का प्रकटन या कुछ पहले मौजूद लक्षणों का नुकसान, पैतृक लक्षणों का प्रकटन या मौजूदा लक्षणों का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक लक्षणों का जो प्रकटन होता है यही मनुष्य के पूर्वज का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कौन सा एक मानव औषधि अंग नहीं है? निमेशक पटल, वर्मीफॉर अपेंडिक्स और कॉकिक्स या घंटी ढक्कन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इपिग्लोटिस जो होता है यही अवशेषी अंग नहीं है। बाकी निमेश पटल, वर्मीफॉर अपेंडिक्स और कॉकिक्स ये तीनों ही मनुष्य के अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। और इपिग्लोटिस घंटी होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं, मुख से भोजन करते हैं, तो हमारा भोजन करते हैं तो भोजन दो नलियाँ होती हैं। तो एक नली जो है
एक नली जो फेफड़े से अटैच होती है, यानी एक नली द्वारा वायु जो है फेफड़े में जाती है और एक नली द्वारा जो है भोजन जो है अमाशय में जाता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एपिग्लोटिस, यहाँ पे गले के पास एपिग्लोटिस पाया जाता है जो घंटी ढक्कन के नाम से जाना जाता है। तो जब हम भोजन को करते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वायु वाले नली को बंद कर देता है, जिससे जो है भोजन वायु की नली में ना जाने पाए और वो भोजन जो है भोजन वाली नली में जाकर अमाशय में जाता है, ना कि वायु नली में। तो ये जो है इसका कार्य जो होता है वायु वाली नली को ये बंद कर देता है जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो एपिग्लोटिस उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए बायो प्रजाति, ऑप्शन बी है एलोपैक्टिक प्रजाति, ऑप्शन सी है सिंपैट्रिक प्रजाति और ऑप्शन डी है सिबलिंग प्रजातियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एलोपैट्रिक प्रजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं उसे एलोपैट्रिक प्रजातियां कहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, एलोपैट्रिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुगुणितता पॉलीपेप्टाइड को प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कोल्चिसिन के द्वारा और ऑप्शन बी है इथाइलिन के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रदीपन के द्वारा या उत्परिवर्तन रसायनों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कोल्चिसिन के द्वारा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोल्चिसिन होता है वो कोल्चिसिन एक महत्वपूर्ण उत्परिवर्तनजन है जो सूक्ष्म नलिकाएं बनने से रोकता है तथा गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना कर देता है। यह आमतौर पर पॉलीपेप्टाइड पौधों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है और पौधों पर कई उत्परिवर्तन प्रभाव पैदा करके एक माइटोटिक जहर के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के अंदर रेखान किसकी एक इकाई के रूप में है? ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है पुनर्योजन, ऑप्शन सी है म्यूटेशन और ऑप्शन डी है जीन की विलोपन इकाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेखान जो है अनुवांशिक पुनर्योजन की प्रारंभिक इकाई होती है और यह गुणसूत्र पर दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है जिसमें पुनर्योजन संभव है। ये शब्द 1957 में अमेरिका अनुवांशिकवाद सीमार और बेंजर द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, पुनर्योजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विसूत्रीय डीएनए में 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारों का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी एडनिन 32%, तो थाइमिन भी 32% और गुआनिन 80%। तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका में डीएनए का सबसे सामान्य प्रारूप होता है? तो ए डीएनए या बी डीएनए या सी डीएनए या जेड डीएनए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ होता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड और सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है सेंट्रियोल और डी ऑप्शन है केंद्रक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, जो सेंट्रियोल है इसी का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोसोम संबंधित नहीं होता है तो कोशिका भित्ति निर्माण में या डीएनए प्रतिभवन में या श्वसन में या प्रोटीन संश्लेषण में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण में जो है मीजोसोम संबंधित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो एकल स्तरीय झिल्ली या दो स्तरीय झिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म द्वारा दो स्तरीय झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालजिकाय पाया जाता है तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में या सभी कोशिका में आरबीसी को छोड़कर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, यानी ये सभी कोशिकाओं में
पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और आरबीसी को छोड़कर, यानी प्रोकैरियोटिक और आरबीसी में नहीं पाया जाता, बाकी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्सन के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया निष्क्रिय लघुकोणक खंड के द्वारा, निष्क्रिय बृहत कोणक खंड के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निष्क्रिय बृहत कोणक खंड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जबड़ा रहित कशेरुकी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी ऑस्ट्रेकोडर्म जो थी वो प्रारंभिक जबड़ा रहित मछली थी, यानी जबड़ा नहीं पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है तो किनके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी साइफन से निष्कासित पानी के जेट द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पोषक जंतु के किस अंग के एस्कारिस की चतुर्थ जुवेनाइल अवस्था पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फेफड़े, जो एस्कारिस लार्वा का तीसरा व चौथा जुवेनाइल अवस्था पोषक होती है कि फेफड़े में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी, यानी फेफड़ा लंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है उटाइप, और ऑप्शन बी है योनि, और सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है सीरक सैक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीरक सैक जो है वो टीनिया यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचेरिया पैदा करता है पेचिस या सिरदर्द या पीलिया या एलिफेंटियासिस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वाउचेरिया जो है हाथी पाँव यानी एलिफेंटियासिस पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो पेचिस पैदा करता है, यानी ए नंबर उसका सही हो जाएगा। और यदि उसकी बात करें एंटमीबा जिंजीवैलिस की बात करें तो उससे जो है पायरिया रोग होता है, और सिर दर्द जो है वो ट्रिपैनोसोमा रोडसेंस के कारण होता है। तो इसका जो लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पाँव नामक रोग वाहक कौन है? तो क्यूलिक्स मच्छर है या मादा एनफ्लेस मच्छर है या संक्रमित क्यूलिक्स मच्छर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित क्यूलिक्स मच्छर के द्वारा जो है हाथी पाँव का रोग वाहक होता है, संक्रमित जो क्यूलिक्स मच्छर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम अंग है तो कौन सा है? यूग्लिना का संचित भोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी यूग्लिना का जो संचित भोजन होता है वो पैरामाइलम अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है पूछा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनास टेनेक्स, और ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ऑप्शन सी है लिस्मेनिया डोनोवानी, और ऑप्शन डी है हाइड्रामीबा और हाइड्रोक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो मोनेरा या प्रोटिस्टा या कवक या प्लांटी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, और मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे जीवाणु हो गए यानी बैक्टीरिया हो गए, रिकेट्स हो गए, और माइकोप्लाज्मा हो गए, और आर्कियोबैक्टीरिया हो गए। ये सब जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं, तो मोनेरा जगत में माइकोप्लाज्मा भी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।